नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे कोरोना अभी जिंदा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक दिन में 100 और 200 के आसपास के केस आने का सिलसिला लगातार जारी है। आजकल कोरोना के केस 284 तक पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी इसकी वजह से खलबली का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या अब राज्य में करीब 1300 के पार हो चली है। 27 जुलाई की शाम तक जारी किए गए लेटेस्ट आंकड़ों को बुधवार को मौत न होने की बात भी स्पष्ट की गई है। गढ़वाल के साथ कुमाऊं में भी अल्मोड़ा और टिहरी जिले से आंकड़ों में सतर्क करने वाली खबरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इस बार का कोरोना उन लोगों के लिए घातक नहीं होगा जिन्होंने पहले से ही कोविड डोज लगाए हुए हैं। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सभी गाइडलाइन का जरूर पालन करें। चर्चा आज इसी पर। कोरोना अभी जिंदा है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। कुमाऊं में कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसारने लगा है। कुमाऊं में 24 घंटे में 150 से ज्यादा मामले नजर आए, जिसमें कोविड के बढ़ते प्रकोप से गांव और शहर में चिंता बढ़ने लगी है। अस्पताल में भी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब कोरोना भले ही सरकार की निगाहों में ज्यादा इस बार एक्टिव व घातक ना हो, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों पर प्रदेश की चिंता जरूर बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मंडल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मंडल में सभी जिलों को कोरोना के लिए निर्देश जारी करते हुए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। कोविड के बढ़ते प्रकोप से गांव, स्कूलों और शहरों में चिंता बढ़ने लगी है। अस्पतालों में भी रोगियों की संख्या बढ़ी है, जिसमें कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आयुक्त ने बढ़ते कोरोना से जिलों में कोविड नियमों का पालन कराने के साथ दवा और अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा है। 193 मामले कल थे पूरे कुमाऊं में जो मैंने रिपोर्ट ली थी, और उसमें अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स हैं। उसमें ऐसी कोई मेजर चीज़ें नहीं हैं और सभी लोग 3-4 दिन में डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। फिर भी लेकिन एहतियातन जो भी कोविड अनुरूप आचरण है उस पर हम जोर देंगे। सरकारी शासन भी ये बात मान रहा है कि पूरे देश भर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में भी कोविड के आंकड़ों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते सरकार प्रदेश का सिस्टम और गरीब व्यक्ति पर कोरोना की कोई बात ना पड़े, इसलिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही। चीफ सेक्रेटरी का मानना है कि अगर बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में कोई कर्फ्यू या ज्यादा सख्ती लागू करते हैं तो गरीब जनता पर उसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड शासन अन्य प्रदेशों की भी मॉनिटरिंग करते हुए अपने राज्य पर निगाह बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और करीब ये आंकड़ा 1300 के करीब हो गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां चारधाम यात्रा सुचारू रूप से उत्तराखंड में चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हुई। अगर हम आज चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं के आंकड़ों की बात करें तो ये करीब 29 लाख है, जिसकी पुष्टि आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। कांवड़ियों की अगर बात करें तो लगातार कांवड़िया भी जो कहीं ना कहीं पहुंच ही रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए अब ये चिंता का सबब बन रहा है जो लगातार कोविड केसेस की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। लगातार कोविड की जो मरीज हैं उनकी अब संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा जो है वो नहीं है, मौतें नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जांच को लेकर या डोजेस को लेकर, उनकी डोज लगी या नहीं, या डोज कितनी लगी हैं, पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज लग चुकी है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी जानकारी सरकार को कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पवन तोमर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी पवन तोमर जी आपकी। अगर हम बात करें यहाँ पर कोरोना के मरीजों की, तो लगातार अब कहीं ना कहीं कोविड के मरीजों की संख्या जो है बढ़ने लगी है। 1300 के करीब मरीज हो गए।
भले ही घातक ना हो कोरोना, लेकिन तेजी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं हमने इससे पहले भी देखा है कि जब कोरोना को सीरियसली नहीं लिया जाता है तो कोरोना कहीं ना कहीं अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में पहले ही सतर्क हो जाना बहुत बेहतर विकल्प होता है। किस तरीके से सरकार तैयार नजर आ रही है इन आंकड़ों को देखते हुए? जी गरिमा जी, देखिए, कोविड महामारी संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक विपदा के रूप में प्रकट हुई है जी। और विपदा के रूप में जो प्रकट हुई है उसी में हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वो भी एक महामारी के दौर से गुजरा है और गुजर रहा है। मैं समझता हूं इसमें हमें सबसे ज्यादा मिलजुल कर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक जागृति लाने का कार्य करना चाहिए, जो सरकार कर भी रही है। और पूरी तरह से सरकार इस कोरोना को लेकर के बहुत तरह से अलर्ट है और कई सारे आमूलचूल परिवर्तन के लिए हमने कार्य भी शुरू किए हैं और जो कर भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कोविड महामारी की पहली लहर में उत्तराखंड के जो वायरस की जांच 3 लैबों थी, जहां केवल 3 लैब थी, 1 लैब थी, उसके अंतर्गत हमने लैबों का जो लैब है उसका विस्तार किया। ऐसा हमारे इस देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जिसमें 100% पहली डोज कोविड की लग चुकी है, दूसरी डोज भी 97% लग चुकी है। देखिए, इसमें हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। और जहां तक बात है हमारी जो प्राइवेट लैब हैं उन पे भी हम पूरी तरह से, पहले जहां केवल हम एक लैब पर निर्भर थे, सरकारी लैब में प्राइवेट लैब उपलब्ध है 26, जिनके अतिरिक्त विभिन्न अस्पतालों में 75 यूनाइट मशीनों द्वारा कोविड टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। मैं आपको टीवी के माध्यम से बताना जरूर चाहूंगा कि हमें सभी को मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ना है और इसमें हमें सबसे ज्यादा अगर काम करना है वो जागृति के साथ में करना है। उनके साथ में हमें जो अपनी जो सारी चीजें हैं, जैसे वो चाहे 2 गज की दूरी हो, चाहे वो हमारी सावधानियां जितनी भी हो सकती हैं, हम मिलजुल कर उसको कर सकते हैं। कोविड को पहली लहर के लगभग संक्रमित मरीजों के लिए हमारे पास मात्र 1200 आइसोलेशन बेड थे, जिसको हमारी सरकार ने 2021 से लेकर के 31,313 कर दिए हैं तथा संक्रमण दर में कमी जरूर आई है। उत्तराखंड में वर्तमान में 27,186 आइसोलेशन बेड हमारे उत्तराखंड में उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अमूलचूल परिवर्तन है। महामारी से पूर्व राज्य में अस्पतालों में आईसीयू केवल जिला चिकित्सालय स्तर पर ही संचालित हो रहे थे और महामारी को पहले लहर के आते ही 216 आईसीयू ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। आईसीयू की संख्या दूसरी लहर तक 780 हो गई थी, जिसमें बढ़ाकर वर्तमान में 1655 सरकार ने कर दी गई है। सरकार अति गंभीर है और इस पर हम, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें सबको मिलकर, सारी पार्टियों को मिलकर, सभी लोगों को मिलकर हमें इसमें सतर्कता बरतनी है और जागरूकता लानी है, जो हम इस पर काम करें। ठीक है पवन जी, आगे मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी और आपको करेक्ट भी कर देना चाहती हूँ। मैं गरिमा नहीं यशी हूँ। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी पवन जी को आपने यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन लिया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? क्या सरकार सजग नजर आ रही है कोरोना को लेकर? जितनी भी बातें यहाँ पर पवन जी ने बताई हैं, क्या वो जमीनी हकीकत पर नजर आती है? बातें बताने और जमीनी हकीकत में फर्क है। जहाँ के सरकारी अस्पतालों में अभी भी वैसी व्यवस्थाएं नहीं है जैसी होनी चाहिए। उस समय बहुत सारे जगह ऑक्सीजन के लिए निर्माण किया गया अस्पतालों में, लेकिन वो कितना हुआ है, वो अभी कई जगह अधूरा है, कई जगह पूरा हुआ है। तो जो हमने पहले उत्तराखंड में देखा कि कोरोना आया और जिस तरह के हालात हुए जी, वो अब ना हो। हमने जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स को भी देखिए यशी जी सड़कों पर देखा है, तो अब दोबारा फिर से जब उनकी जरूरत है तो सरकार उनके लिए भी क्या कदम उठाएगी। जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था, उनको बाहर किया जा रहा था, तो अब तो उनकी दोबारा जरूरत पड़ी है तो सरकार को उसमें भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा और स्थिति गंभीर ना हो। इसके लिए भी सभी को, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि
जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो कांवड़िए हों, चाहे वो चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हों, उनकी भी टेस्टिंग जो है तो जहाँ सीमा रेखा है वहीं पर उनसे पूछा जाए और कितनी डोज लगी है उस हिसाब से उन्हें बुलाया जाए। नहीं तो उत्तराखंड में अगर ये फिर से पहले की तरह भीषण रूप आया तो वो सभी के लिए चिंताजनक विषय होगा, और पहले हमने बहुत लोगों की जान गंवाई है। तो ठीक है, अभी डोज सबको लग चुकी है तो उतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संभल कर रहना है कि आगे कोई जो भी है दुष्परिणाम हमें देखने को इसके ना मिले। तो सरकार को पूरी तरह ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पहले ये कुमाऊं में नहीं था, अभी कुमाऊं में भी 150 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, और चंपावत जिले की मैं बात करूं तो वहां भी 16 केसेस मिल चुके हैं। तो लगभग ये सभी जिलों में दूरगामी जो हमारे रिमोट एरियाज हैं वहां तक भी पहुंच चुका है। तो जो जैसे हमने पहले शासन ने निर्देश दिए कि मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, तो वो सारे निर्देशों का पालन कराना सरकार को अभी भी पड़ेगा, और हम सबको खुद भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा और पालन करना पड़ेगा। और सरकार इसको सख्ती से पालन कराएगी, क्योंकि जब वो नियम बनाएगी तो तभी लोग सख्ती से पालन करते हैं, वरना सब यूं ही ले लेते हैं ऐसे। तो सरकार को भी और खुद हम सबको भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है संगीता जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। शिशुपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले पीसी थपलियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। थपलियाल जी, क्या लगता है आपको, कोरोना भी जिंदा है या नहीं? क्योंकि आपके अनुरूप अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा लगता है कि कोरोना है नहीं, जितना सरकार उसको लेकर ढिंढोरा पीटती है। ऐसा है जी कि कोरोना एक ऐसी अपरिचित बीमारी आई थी विश्व में जिसका अनुभव देशों को नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विश्व के सभी देशों ने इसको समझ लिया और इसके साथ जीना शुरू कर दिया है। उनकी राजनीति हल्ला गुल्ला की राजनीति नहीं होती है। हमारे देश में जो व्यवस्था है, जो राजनीति है, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर वरदान बन गई है कोरोना। एक ऐसी चादर बन गई है जिसके बूते तमाम जो उसकी कमजोरियां हैं उसको ढकने का काम बखूबी से करते रहे हैं ये लोग। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अगर कोरोना बीमारी है तो उससे अलावा भी इतनी सारी बीमारियां हैं जिन बीमारियों को जो पीछे चली गई हैं कोरोना के कारण। आप ये देखिए कि मैं देहरादून में बारीकी से अध्ययन कर रहा हूं, वहां पे आज भी गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में जो महिलाओं का प्रसव का डिलीवरी जो रूम्स हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है। वहां गरीब औरतों को भगा दिया जाता है। मैंने जो कोई जिसके केवल नेताओं से संपर्क है उन लोगों को डिलीवरीज में सरकारी हॉस्पिटलों में एडमिशन मिलता है। मैं बहुत चिंतित हूं, भगवान न करे कि ये सरकार जिस तरह से सारी व्यवस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, ये प्राइवेट हाथों में सब कुछ सौंप रही है, उसी तरह से अगर हमारी सरकारी तंत्र हॉस्पिटल जो है अगर ये भी सरकारी हो गए होते तो मानो जो अभिशाप बनकर जिस तरह से ये कहर टूटता। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों का हाल हमने कोरोना काल में देखा, और अगर हम बच पाए तो सरकारी हॉस्पिटलों के कारण बच पाए जहां गरीब अपना एडमिशन कर पाया। लेकिन जिस तरह से आज हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप पूरे विश्व के देशों में देखोगे, आप इंग्लैंड में जाइए, कहीं भी आपको यूरोपियन देश में इसकी कोई हवा नहीं है। इनको हैंडल करना ये सर्दी जुकाम की तरह एक बीमारी है जो हैंडल की जा सकती है, जिसका इलाज है, जो लाइलाज नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे चाहे डेंगू है, मलेरिया है, टीबी है, हैजा, तमाम बीमारियां, पोलियो, ये खड़ी हैं। और ये इन खड़ी बीमारियों का आज हमारे पास कुछ सब जैसा लग गया जैसे कि भारत बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और केवल कोरोना रह गया है। और कोरोना के लिए इतने सारे इन्होंने आईसीयू बना दिए हैं जो आईसीयू खाली पड़े हुए हैं। देखिए आप बाकी बीमारियों का जो हाल है, उन बीमारियों की जो नेग्लिजेंस हो रही है वो बहुत ही खतरनाक है। हमने इसका भुगतभोगी हुए हमारी राजनीति डॉक्टर बन जाती है। हमारी राजनीति ने एकदम से थाली बजवाई, क्या नहीं करवाया हमारी राजनीति ने। ठीक है थपलियाल जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ शिशुपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं। शिशुपाल जी, क्या लगता है सरकार कितनी तैयार है कोरोना को लेकर, जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं? देखिए यशी जी, जहां तक सरकार की तैयारियों की आप बात कर रही हैं तो वो तो जमीन पे दिखाई दे रहा है। जनवरी से लेकर अभी तक लगभग जो है 99,698 मामले, लगभग 1 लाख के लगभग जो है मामले इस प्रदेश के अंदर कोरोना के आ चुके हैं। 287
लोगों की मौत अब तक कोरोना से जनवरी से अभी तक हो चुकी है इस राज्य के अंदर। और कल ही इस राज्य के अंदर लगभग 284 नए केस एक दिन में कोरोना के थे। और जनवरी में तो पिछले जून माह में तो और ज्यादा स्थिति खतरनाक थी। और आज भी 1300 से ज्यादा एक्टिव केस इस प्रदेश के अंदर कोरोना के हैं। तो सरकार देखिए, सरकार इस मामले में घोर लापरवाही बरत रही है, क्योंकि अब स्कूल खुले हुए हैं बच्चों के। आप देखिए पूरा बाजार भी जो है गुलजार है। चार धाम यात्रा में इतना जो है यात्री आ रहा है। कांवड़ के अंदर आप देखते हैं कि उत्तर भारत का ही लगभग आदमी पूरा यहाँ पर आता है। तो जो कोविड टेस्टिंग जो होनी चाहिए सरकार की ओर से, देखिए वो उचित तरह से सरकार द्वारा घोर लापरवाही उसमें बरती जा रही है। और हम ये आपने देखा कि कुंभ के दौरान जिस प्रकार से कोविड टेस्टिंग घोटाला पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड की नाक कटी, तो ये आप और हम सबके सामने है। तो अगर सरकार अभी तक वैक्सीनेशन की जो बात कर रही है, फर्स्ट वैक्सीनेशन ही अभी उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, आपको पता होगा। सेकंड वैक्सीनेशन में भी ये बहुत पीछे हैं। और जो बूस्टर डोज है उसका तो कहना ही क्या है। बूस्टर डोज तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में वसूली का एक साधन वो इन्होंने बनाया। लोग अभी तक उसमें कहाँ बहुत मामूली लक्ष्य में उस पर पहुंचे हैं। तो सरकार कितनी गंभीर कोरोना के लिए है, क्योंकि सरकार ने, आपने देखा, पूरे देश ने देखा, हमने इस राज्य में भी देखा किस प्रकार से लोगों ने अपनी जान बड़ी भारी मात्रा में गंवाई। और ये नहीं कहा जा सकता कि हम कोरोना को बहुत हल्के में ले लेंगे, क्योंकि इसकी भयावहता जब हम पहले देख चुके हैं तो आगे तो हमको बहुत सबक मिल चुका, तो हमको सीखना चाहिए था। हम बहुत ज्यादा चौकन्ने होने चाहिए थे। लेकिन सरकार क्योंकि अपना जब ये दोबारा से जनादेश प्राप्त करके आए तो अपने स्वागत समारोह में अपने दोबारा से अपनी गोटियों बिछाने में, अपनी सेटिंगें बिछाने में अपना किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे आप, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं इस प्रदेश के अंदर हमेशा से टारगेट पर इसलिए रहेंगी यसी जी, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है और सरकार उसकी समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार के स्वास्थ्य विभाग को परिणाम देने चाहिए, ये तो कोविड की बात, ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं का आप देख लीजिए, रुद्रप्रयाग के अंदर 2 दिन पहले एक जच्चा और बच्चा दोनों हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। आपने हल्द्वानी में देखा, अस्पताल के गेट पर जो गर्भवती बेचारे शिशु को जन्म देने के लिए मजबूर हो जाती 3 हॉस्पिटलों से धक्का खाने के बाद। और देहरादून हॉस्पिटल की कौन सा है, स्थिति बहुत अच्छी है। 4 दिन पहले अखबार में रिपोर्ट छपी कि महिला हॉस्पिटल के बाहर महिलाओं को बेड नहीं मिल रहे, बेचारे वो दरवाजे के बाहर मजबूर हैं रहने के लिए गर्भवती महिलाएं। तो स्वास्थ्य सेवाओं का तो यहाँ राम ही मालिक है, क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं वो उनका ध्यान इस ओर है नहीं, क्योंकि वो तो आप देख रहे हैं सहकारिता विभाग। ठीक है शिशुपाल जी, मैं इस पर आगे विस्तार से चर्चा करूंगी मैं, थपलियाल जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब आप ये बात कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, सरकार जो है वो भ्रामक स्थितियां पैदा कर रही है। तो मुझे ये बताइए, जो 284 केस कल मिले हैं और टोटल 1300 एक्टिव केसेस हैं, इनको किस नजरिए से देखते हैं आप? ये क्या है, ये नॉर्मल बुखार है केवल या फिर क्या है आपकी नजर में, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं ये देख रहा हूं कि जो और बीमारियां हैं, देखिए जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे उस समय ट्यूबरकुलोसिस ऐसी भयानक बीमारी आई थी जो जिसमें कि श्योर डेथ होती थी। अगर किसी को टीबी हो जाती थी तो बचता नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने, हम लोग जब बसों में चलते थे, कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया, कभी ऐसा क्रिएट नहीं किया सिचुएशन कि जनता व्याकुल हो जाए। क्योंकि उन्होंने क्या क्या सैनिटोरियम बनाए पूरे देश में। भीमताल में इतना शानदार सैनिटोरियम बनाया कि जिसको ट्यूबरकुलोसिस होता था उसको भीमताल, मैं इनको बोलता रहा हूं कि तुम कोरोना के स्पेशल हॉस्पिटल बना दो। तुम मतलब ये नहीं करेंगे ये लोग, मतलब काम कुछ नहीं करना, हल्ला करना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो जितनी भयानक बीमारियां अन्य हैं, जितना एक्सीडेंट से मर रहे हैं, जितना भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, उतने कोरोना से नहीं मर रहे। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं, आजकल मतलब इंसान पैदा, हिंदुस्तान में पैदा होना ही अभिशाप बन चुका है। जिस समय इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि सिर्फ कोरोना को लेकर ही हम बात क्यों कर रहे हैं थपलियाल जी, हम सिर्फ कोरोना को लेकर बात ना करें, अगर हमको बात करनी है तो हम अन्य बीमारियों की भी बात करें। ऐसा कुछ आप चाह रहे हैं कि हमें और बीमारियों के बारे में बात करनी चाहिए? जिम्मेदारी हल्ला मचाने की नहीं है।
यहाँ आप कहीं भी विदेशों में देखो, सरकार ने हल्ला नहीं मचा रही। देखिए थपलिया जी, हम क्या इंतजार करें कि अगर जब कोरोना से मौतें होना शुरू हो जाएं, हम उसके बाद इस पर बात करें? आप ये चाह रहे हैं? अगर हम पहले से ही बात नहीं करेंगे, देखिए थपलिया जी, ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है कि आने वाले समय में कोरोना का क्या स्वरूप हो सकता है। कोरोना म्यूटेट होता है, ये मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रुकिए एक मिनट रुक जाइए थपलिया जी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप म्यूटेट होता है, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर वो म्यूटेट होता है और चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं, तो उससे बेहतर है ना कि हम पहले से ही उसको लेकर सजग हो जाए। अभी हम अगर कोरोना को लेकर बात नहीं करेंगे, अगर सरकार कोरोना को लेकर बात नहीं करेगी, तो फिर आप ही कहेंगे कि देखो कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। शिवपाल जी तो यही बात कह रहे थे। तो इकलौते आप इस बात को अलग दिशा में कैसे लेकर जा रहे थे थपलियाल जी? जिस समय कोरोना के लिए इन्होंने तालाबंदी की, पूरे देश में लॉकडाउन किया, उस समय मैंने कहा कि भूख से मरना बहुत, मतलब कोई आदमी, मैं कोरोना से मर जाऊं लेकिन मेरे परिवार अगर भूख से मरेगा वो मैं नहीं सह सकता। ये भूख से जो जिस तरह से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, पर्सनली ये बहुत सूट करता है खुद को सुनने के आने के लिए, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें, देश हित की बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमें पता है कि लॉकडाउन से चीजें सुधर सकती है तो हम फिर उसे मैं मानती हूं कि भूख से मरना कहीं ना कहीं ज्यादा कष्टकारी है रेदर देन कोरोना से मरना। मैं समझती हूं उस बात को, लेकिन अगर हमें पता है कि हम लॉकडाउन से चीजों को बेहतर कर सकते तो उस वक्त हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना, थपलियाल जी, मुझे नहीं लगता कि इस बात को आप जस्टिफाई कर सकते हैं फिलहाल। एक मिनट दीजिए मेरे को कि जब हॉस्पिटल से इतना बड़ा स्टाफ इन्होंने रिमूव करके सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, उनको इन्होंने कोरोना काल के लोगों को हटा दिया, इनकी तैयारियां कहां हैं? आप ये बोलिए कि इन लोगों ने जो वेंटिलेटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो वेंटिलेटर अहमदाबाद में बने, उसमें 80% डिफेक्टिव गए। सब जानते हैं इस बात को, सारे हॉस्पिटलों में अगर कोई मरे तो डिफेक्टिव वेंटिलेटर से मरे। मैं अगर सरकार का बंदा हूं, मैं अपनी मेडिकल व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करूंगा और जनता में कभी भी ऐसा हल्ला नहीं मचाऊंगा कि उन चैन की नींद न सो सके। ये बहुत बड़ा गंभीर है। इन्होंने बेचैन कर रखा है जब से 2014 सरकार इनकी आई है। ये हर चीज में, कभी आधार कार्ड में, कभी नोटबंदी में, मतलब इन्होंने कभी भी हमको चैन से, जनता बच्चा होती है, जैसे माई बाप अपने बच्चे को सभी चीजों से सुरक्षित रखती है, इसी तरह सरकार का काम है जनता को निश्चित रखना। ये मैं कह रहा हूं कि इतनी डरावनी बीमारी नहीं है जितनी हैजा थी, चेचक थी, टीबी थी, और उस समय अंग्रेजों ने कभी हल्ला नहीं मचाया। हम छोटे बच्चे थे, हम बोल नहीं रहे कि हल्ला मचाने से हल नहीं निकलता। आज हमारे रेलवे स्टेशन में भीड़ को नहीं रोक पाएंगे, पलटन बाजार की भीड़ को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें सब्जियां लेनी है, हमें सब्जी मंडी में जाना है, हमें सुबह सब्जी मंडी में जाके सब्जियां लेनी है। ये सब चीजें नहीं स्टॉप कर सकते। लेकिन अगर योग्य सरकार है, सजग सरकार है, तो विजनरी सरकार है, तो अपनी मेडिकल सुविधाओं को कैसी बात कर रहे हो थपलियाल जी? ये आपको दुनिया देख रही है कि आप क्या रहे हो? पवन जी, क्या हालत है? रुकिए थपलियाल जी, रुक जाइए। देखिए अभी फिलहाल डिबेट अलग एंगल पर जा रही है, क्योंकि आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसा कुछ होता है। पवन जी, बहुत देखिए यशी जी, मेरा कहना यह है, थपलियाल जी जो बार बार कह रहे हैं कि साहब ये भयानक बीमारी नहीं है, सरकार ने इतने आइसोलेशन बेड बना दिए, खाली पड़े हैं, इतने सिलेंडर बेकार गए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, देखिए थपलियाल जी मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को गौर से सुन रहा था, मेरी भी बात सुनिए। आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत दुखी है सरकार की तैयारियों के लिए। जो सरकार ने तैयारी की है उनको लेकर आप दुखी है कि सरकार ने अमूल चूल तैयारियां क्यों कर ली, क्यों इतने हॉस्पिटल बना दिए, क्यों इतने जांच केंद्र बना दिए, क्यों इतने वैक्सीनेशन बना दी, क्यों हर घर में जब विपदा में थे क्यों हमने हर घर में फ्री राशन भिजवा दिया। इनको लेकर के आप परेशान ज्यादा है। देखिए मेरा कहना यह है, थपलियाल जी आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। देखो आप हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हमने आपकी बात को सुना, हम आपकी बात को कदर भी करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल कोरोना को लेकर के, देखिए जिन माँ बाप ने अपने बीवी बच्चों को खोया है, जो इस भयावह बीमारी से गुजरे हैं, जो इस त्रासदी से गुजरे हैं, आप उन घरों में जाकर देखिए वो किस तरह से बेगुनाह और बेकसूर, और जिनकी कोई गलती मैं समझता हूं नहीं भी हो सकती, और इस बीमारी की चपेट में आकर किस तरह से तड़प तड़प मरे हैं। आप उनसे पूछिए।
अगर सरकार सर, इस ये पर और अगर भी मरते, सरकार इस पर काम ना और करती, भी देखिए मरते। सुनिए सुनिए थपलियाल जी, अगर सरकार इस पर काम ना करती तो आज पूरा विश्व आज भारत की सराहना ना करता होता। आप कह रहे हो कोई कि सराहना जैसा नहीं कर रहा। आप सरकार कोई शोर मचा रही है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप हो सकता हूं, मेरे जहां तक जानकारी में आप फौज में रहे हैं, तो फौज में जब जाते हैं तो वहां बैंड बाजों के राष्ट्र धुन बजती है। क्यों बजती है? क्यों इसलिए बजती है ताकि जोश आए और कार्य करने हल्ला की मचे। क्षमता बढ़े, और जो है हमारा जवान युद्ध पर बड़े उत्साह के साथ लड़ाई लड़े। ये एक जागरूकता का जरिया है। हमने जो जागरूकता की है, अगर हम मेलों में, अरे जमीन में काम नहीं चलिए कर रहे। ठीक है, मंडी में- थपलियाल जी और पवन जी रुक जाइए, क्योंकि अलग ही दिशा में ये डिबेट जारी है। हम बात करें कोरोना को लेकर तैयारियों की। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए अग्निपथ का सच, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जठेड़ी का काला इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कोरोना अभी जिंदा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, अन्य राज्यों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ये चिंता की बात है। 1300 एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो अब तक उत्तराखंड में हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने कितनी तैयारियां की हैं, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशंक एरन MD पीडियाट्रिक्स है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अशंक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी अगर आपने यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट की बात सुनी हो और PC थपलियाल जी की अगर आपने बात सुनी हो, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि कोरोना नहीं है और इसको लेकर खामखा सरकार इसको लेकर एक पैनिक क्रिएट करना चाहती है जनता के बीच में। और 1300 केसेस हो चुके हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी जो आंकड़े आए उस हिसाब से। क्या लगता है कि क्या वाकई कोरोना नहीं है? नहीं, ये बात मैं सही नहीं मानता, और ये बात कोई भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी सही नहीं मानेगा। कोरोना एक बहुत
बड़ी महामारी के रूप में पहले भी थी और अब उसका असर कम हो चुका है, लेकिन वो फिर से रीइमर्ज हो रही है और अभी भी वो एक अच्छी महामारी के तौर पे है। और अभी भी अगर आप डेली देख रहे होंगे तो आपको कोरोना की डेली अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें इंडिया में तो डेथ्स हो रही है, ऐसा नहीं कि डेथ्स नहीं हो रही और सिर्फ कोरोना को एट्रीब्यूट करके डेथ्स हो रही है। तो इस तरह से हम उसको मान लें कि कोरोना तो अब है ही नहीं, ये सरकार हल्ला मचा रही है, गलत बात है। शिशुपाल जी, आप यहाँ पर सहमत है थपलियाल जी की बात से? देखिए, मैंने यशी जी पहले ही जो कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है और देश इसकी भयावह त्रासदी को पहले झेल चुका है, हमारा राज्य भी इसको झेल चुका। और मैंने खुद अपने कई नौजवान साथियों को जो मेरे बहुत करीबी मित्र थे उनको, अपने कई नियर डियर को बहुत इस बीमारी में गंवाए, तो हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार को जो सावधानियां और जो गंभीरता इस मामले में दिखाई देनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो देखिए यशी जी, सरकार ने पहले ही तमाम तामझाम जोड़ा हुआ है, लेकिन जो कोविड गाइडलाइन का मामला है, जो सरकार की लापरवाही है, उदासीनता, उस ओर हम ध्यान आकर्षित कराना चाहें। उसका कड़ाई से सरकार अगर करती तो जो जनवरी से अभी तक ये 284-87 लोगों ने, जो हमारे ही राज्य के लोग थे, ये बेचारे बहुत बेशकीमती बहुमूल्य लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो ये इन लोगों को जान न गंवानी पड़ती। आज 1300 से ज्यादा जो एक्टिव केस हैं ये ना होते। और मैं कह रहा हूं कि इस समय जब पूरा स्कूल खुला है, बाजार चाक चौबंद है, तमाम पूरी गतिविधियां जारी हैं, तो डॉक्टर साहब की तो विचारों की लिमिट है, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन निश्चित है कि ये सरकार की घोर लापरवाही का मामला, जो जिन लोगों ने जाने गंवाई, तो उस स्तर पर उतना एहतियात नहीं बरता जा रहा है। वो चाहे मैंने कहा कावड़ के सलाह दीजिए ना, अब क्या करना चाहिए, चाहे बाहर से आने, आप तो सलाह दीजिए ना, बताइए ना हमें और क्या करना चाहिए। पवन जी, मैं आपकी उसमें नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा गाइडेंस बताइए। अरे रुक जाइए पवन जी, रुक जाइए पवन जी, रुक जाइए। सलाह ले लीजिएगा, बीच में टोक के सलाह लेने का क्या मतलब बनता है पवन जी? अगर पूरा आप ढंग से सुन रहे हो तो मैं टोटल सलाह पे ही, मैंने आरोपों पर अभी तक नहीं गया। मैंने कहा कि सरकार, आरोप तो आप लगा रहे हो, आरोप क्या होता है? और आप कह रहे हो कि सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। देखिए पवन जी, कहाँ तैयारी है? 287 लोग कैसे मर गए? फिर अगर आप डिबेट सुनना चाहते हैं, ना क्या तैयारी है? आज उत्तराखंड में देखिए, पूरे उत्तराखंड में अगर आप परसेंटेज को देखेंगे तो जनवरी से लेकर अभी पूरे देश में 91,000 से ज्यादा केस कैसे नहीं रहा है। जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बिल्कुल करना जानते हैं, ये सुनते नहीं है। आइसोलेशन बेड पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में बहुत बड़ा एहसान वैक्सीनेशन के बनाया है, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। रिलीफ फंड में देश की जनता ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दिया है, जो वैक्सीनेशन में प्रथम आया है। ये किसकी तैयारी है? ये सरकार की तैयारी तो आपकी तैयारी है। बात सुने, वरना मैं इनको बोलने नहीं दूंगा आगे। ये सुनते नहीं है। आपके देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप अगर आप बोलेंगे। पवन जी, निवेदन है आपसे, प्लीज एक एक करके, प्लीज एक एक करके। पवन जी रुक जाइए, आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। प्लानिंगों को पूरा देश पहले झेल चुका है। पवन जी थोड़ा पेशेंस रखिए। शिशपाल जी, कोरोना इस देश में पैदा नहीं हुआ। कोरोना का आप हवाई जहाज में बिठा के लाए विदेश से। आप कितने गंभीर शिशुपाल जी, पवन जी रुक जाइए। शिशुपाल जी और पवन जी प्लीज रुक जाइए, आप दोनों प्लीज रुक जाइए। संगीता जी, इसके बाद अशंक जी मैं आपके पास आऊंगी। संगीता जी,
पवन जी और शिशुपाल जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप दोनों से, प्लीज रुक जाइए। यसी जी मेरी बात हुई नहीं पूरी, इन्होंने मुझे टोका, आप मुझे समय दें। शिशुपाल जी रुक जाइए। मैं रुका हुआ हूँ जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगी। पवन जी प्लीज बीच में मत बोलिए। यशी जी देखिए, जो बार बार संक्रमण की पुनरावृत्ति हो रही है और उससे लगातार मृत्यु हो रही है, तो अगर देखिए संगीता जी, उससे ज्यादा दुख मुझे सिर्फ और सिर्फ थपलिया जी की बात का हो रहा है। सरकार तो जो कर रही है सो कर रही है, उस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन थपलियाल जी तो मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक यूकेडी के वरिष्ठ नेता है थपलियाल जी, मैं मानती हूँ कि थपलियाल जी और भी बीमारियों को लेकर काफी चिंतित है, लेकिन ये कह देना सीधे सीधे कि कोरोना उतना ज्यादा हावी नहीं हो रहा है, कोरोना से कोई मर नहीं रहा है, हम क्या इंतजार करें संगीता जी कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि अगर कोई जब मरना शुरू होगा तब हम तैयारियां करेंगे? मैं टीसी थपलियाल जी की भी बात को समझ रही हूँ। वो उनका कहना है कि उत्तराखंड की जो सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनकी हालत क्या है उस पर भी ध्यान देने। देखिए मैं वो बात मैं भी समझ रही हूँ संगीता जी, लेकिन सिरे से नकार देना इस बात को सीधे सीधे कि कोरोना है ही नहीं, बिल्कुल नकार कोरोना है, कोरोना प्लीज रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। जो लगातार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है यशी जी, तो इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम और देशों की बात करें, चाहे हम स्वीडन देखें, अमेरिका देखें, न्यूयॉर्क देखें, तो हम देखेंगे कि वहां पे लगातार इन चीजों की पुनरावृत्ति देखने में नहीं आई है। जिस तरह से हम भारत में लगातार क्या बात कर रहे हैं, भारत ने ही तो वहां पर वैक्सीनेशन पहुंचाया है, तो जो उन्होंने हमारे से भी मांगी है। पवन जी प्लीज रुक जाइए, आप भी बता दीजिएगा, आप सुन लीजिए। तो वो जिस तरह से लगातार यहाँ भारत में हम इस पुनरावृत्ति को ज्यादा देख रहे हैं और हम लोगों की जान को जाता हुआ भी देख रहे हैं। जैसे अभी 287 लोगों की मृत्यु हो गई, शिशुपाल जी बता रहे उत्तराखंड में। तो देखिए, जो लगातार जान जा रही है, तो सरकार को और सजगता से ध्यान देने की जरूरत है कि हम किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना की वजह से ना खोएं, कि लगातार जो ये केसेस बढ़ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस पर भी सरकार को प्लानिंग की जरूरत है कि जो हमने पहले देखा और इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर हम वही गलतियां दोहराते हैं और फिर से वही स्थिति आती है, तो इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो है उनका भी बहुत बड़ा दोष माना जाएगा कि ये लगातार पुनरावृत्ति हो रही है और आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इस ओर ध्यान देने की सरकार को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम इस पूरे सिनेरियो से गुजर चुके हैं यशी जी। तो उस सिनेरियो में अब कमी आनी चाहिए और उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अस्पतालों की क्या हालत है यशी जी, ये तो ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। उत्तराखंड के अस्पताल कैसे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं जी। वो सरकारी अस्पतालों की हालत देखेंगे तो पता है कि सरकारी अस्पताल यहाँ किस तरह के हैं। तो वेंटिलेटर है वहां, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाले लोग नहीं है कि उन वेंटिलेटर को ऑपरेट भी कर पाए। तो इस स्थिति में अगर सरकार ने अभी कदम नहीं उठाया, कौन से अस्पताल की बात पवन जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। पवन जी, आप चंपावत पिथौरागढ़ के अस्पताल आके सरकारी देखिए, आप पार्टी के मैं बताऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा, आप बोलिए। तो आप आइए यहाँ, केवल देहरादून बैठने से और देहरादून की बात करने से नहीं होता। मैं चंपावत रह के आया हूँ बहन जी, चंपावत रह के आया हूँ, वहाँ की जनता खुश है, देख लीजिए पिथौरागढ़ के, इसीलिए तो जनता ने दोबारा वहाँ आशीर्वाद दिया है हमें। देखिए आशीर्वाद वहाँ जनता पवन जी इस ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं रहना चाहिए। खैर कि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो आगे अव्यवस्थाएं और हो ही नहीं रही है कहीं पर भी, सब कुछ उत्तराखंड में सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसे तो खैर पवन जी नहीं चल सकता है ना। अगर थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हैं भी तो आपको मानना पड़ेगा कि अव्यवस्थाएं हैं, हम उन्हें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चीज को सिरे से खारिज कर देना। संगीता जी रुकिए जरा, पवन जी आप भी रुकिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं उससे पहले अशंक जी का रुख करना चाहूंगी। अशंक जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हो, उस वक्त आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी ठीक तरीके से। यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बात हो रही है, खैर ये तो एक राजनीतिक डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अगर आप मेडिकली इसकी बात करें तो मेडिकली बात यही है कि कोरोना के लिए जो भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर काम हो रहा है और हमें उसके लिए पूरा सतर्क रहना है और हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना ये बीमारी जा चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि हम काम धंधे अपने बंद कर दें, बिल्कुल काम धंधों को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन जिस लिमिट तक हमें सावधानियां बरतनी है जिस टाइम पे, उस टाइम पे उतनी सावधानियां हमें बरतनी है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे स्टेट, सबको मालूम है कि हमारे स्टेट में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर है, लेकिन ये आज की बात नहीं है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत से हमारा स्टेट बहुत पहले से इसमें पिछड़ा था। 2012 में हमारे यहाँ एम्स बनाए, 2014 में एम्स ऋषिकेश बनाया है, यहाँ पे कितने मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश होने शुरू हुए हैं, इस पे सब पे काम चल रहा है। इसमें शक नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कम है, लेकिन उसमें सुधार भी हो रहा है जो भी संभव है। एक दिन में ये सब चीज ठीक नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो पिछले 10 साल में इसमें काफी काम हुआ है
ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी बेहतर होनी चाहिए हो रही हैं। लेकिन इन द मेन टाइम जहां तक कोरोना का सवाल है, हम इसमें बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते, ना हम इसमें बहुत ज्यादा डरे ना रिलैक्स हो। अब ये केसेस बढ़ रहे हैं, इनको हमें आशिक जी, बिल्कुल जैसे अभी संगीता जी कह रही थी कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है हमारे यहाँ, और मैं वही अपनी बात रख रहा हूँ कि उनकी बात आधी सच है, उनकी बात गलत नहीं है। डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी इंडिया में है, वो पूरे इंडिया में है। और उत्तराखंड में 10 साल पहले जितनी कमी थी उसके कंपैरिजन में अब वो कमी काफी हद तक पूरी होती जा रही है। ऐसा नहीं है बहुत अच्छा हमारी हालत हो गई है स्टेट की, लेकिन ये कहना भी गलत है कि हमारे स्टेट में बिल्कुल ही कोई काम नहीं हो रहा है। अब मेडिकल कॉलेजेस आप देखिए, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुला है, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज खुला है, इतने सालों से फंक्शनल है। दूर दूर बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां पे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं तीर्थ यात्रियों के लिए, इतनी दूर दूर जगहों पे खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है। और आप देखिए वैक्सीनेशन सेंटर पे भी कुछ दिन पहले मैं खुद प्रिकॉशन डोज लगा के आया हूँ, हम में से कई लोग प्रिकॉशन डोज लगाकर आए होंगे, तीसरी डोज जिसको कह रहे हैं जी, बूस्टर डोज। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी हालत है, लेकिन पहले से तो काफी सुधार है और हमें इस बीमारी को गंभीरता से लेना है। आशिक जी ठीक है, ये तो अलग बात होगी। मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है, साथ ही साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है, करीब 29 लाख लोगों का आज आंकड़ा जो है वो सामने आया है कि श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंच रहे हैं। केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में देखिए, जो अगर हम कहें कि शुरुआती दौर के जो प्रिकॉशंस है, लाइक 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, देखिए ये बहुत पॉसिबिलिटीज तो है ही नहीं कि ये आप करा पाएंगे या ये हो पाना संभव है, क्योंकि अगर इतनी संख्या में लोग आएंगे तो देखिए हमें भी पता है कि जो रास्ते हैं वो बहुत सकरे हैं, बहुत ज्यादा चौड़े नहीं है कि उसमें काफी आप 2 गज की दूरी का पालन, मतलब उसमें तो संभव ही नहीं है। ऐसे में क्या करें, क्योंकि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे, जैसे कि आपने कहा कि देखिए बिल्कुल हम उसको नहीं छोड़ सकते या ये नहीं मान सकते कि कोरोना का स्वरूप अब कम हो रहा है तो हम एकदम खुला ऐसे घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मरीज बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें चिंता करने की भी जरूरत है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैम, हम 3 चीजें तो कर ही सकते हैं। मास्क का प्रयोग, ऐसी जगहों पे जहां पे इतनी सारी पब्लिक है, मास्क का प्रयोग मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरी बात, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग जैसे पहले हो रही थी, कि एटलीस्ट कोई व्यक्ति जिसको बुखार है वो ऐसी जगहों पे या कोई सिम्टम्स हैं ऐसी जगहों पे विजिट ना करे। तीसरी चीज, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रेडी रहें, जैसे कि अभी बात हो रही थी। देखिए, हमारे देश में हमेशा से ही बीमारियों पर आस्था भारी पड़ती है, ठीक है। अगर मुझे भी बुखार होगा और मुझे अगर मौका मिल रहा है कि मैं बाबा केदार के दर्शन करने जाने का मौका मिल रहा है तो मैं चूकूंगी नहीं, भले ही मुझे 104 डिग्री बुखार हो, भले ही मुझे कितना भी फीवर हो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं बाबा के दर्शन करके आऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मौका मिला है मुझे दर्शन करने का, ठीक है। तो कोई भी सामने से जाकर नहीं बताएगा कि मुझे बुखार है, मुझे टेस्ट करिए, मुझे चेक करिए, कोई भी नहीं बताएगा। तो इतनी ईमानदारी तो है नहीं। अब आगे बताइए फिर कैसे हम आगे उसको, या तो अब सरकार चेकिंग करना जबरदस्ती शुरू कर दे क्या पाई, और वो भी मुझे नहीं लगता कि सरकार के सबका संभव है, क्योंकि जितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जी मैम, वो तो कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा कि जैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग पहले हो रही थी, टेम्परेचर मॉनिटरिंग तो हो सकती है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग में तो वो जो टेम्परेचर गन लगा के उसको मॉनिटर करते हैं उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। एक वहां पे कोई स्वास्थ्य कर्मी खड़ा होके इतना मॉनिटर तो किया जा सकता है। आप 100% ईमानदारी तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उतना उस लेवल पे इतना जरूर है कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर सकते हैं सर, ठीक है, एक आदमी को खड़ा करके। जी 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 अश्विन जी ठीक है। पवन जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, इसके बाद थपलियाल जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यसी जी, मेरा एक कहना है जी, अभी सभी जो डिबेट में मेरे साथी, मेरी बहन जो कह रही हैं कि साहब सरकार की कोई तैयारी नहीं है, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा। अभी डॉक्टर साहब ने आपको क्लियरिटी दी है, हमारे डॉक्टरों ने किस तरह से कोविड टाइम में 12-12, 14-14, 28-28 घंटे ड्यूटी दे करके अगर आप अशोक जी की पहली बात को जस्टिफाई करें तो आप दूसरी बात का भी जवाब देंगे पवन जी। हाँ जरूर, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। इन्होंने अपने काम को देखते हुए अपनी जानें गंवाई, और हमारी बहन जी कह रही है कि साहब डॉक्टरों ने कुछ किया नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, खाली हॉस्पिटल पड़े। मेरा एक कहना है कि देखिए मेरी संगीता जी रुके, पवन जी कैसी बातें कर रहे हैं आप उनके बयान को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं। उन्होंने ये बात नहीं कही, उन्होंने यहाँ पर सरकार पर उंगली उठाई कि डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास, उन्होंने ये बोला है। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई नहीं है हमारे पास, मैन पावर की कमी है, वो इस बात का जिक्र कर रही हैं। पवन जी, ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी वेंटिलेटर पे जितने केसेस आ रहे हैं
उनसे जनता संतुष्ट है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उत्तराखंड कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक करने वाले जो पहले प्रथम 10 राज्य हैं, उनमें प्रथम 10 राज्यों में उत्तराखंड का नाम है। दिनांक 26 दिसंबर 2021 तक राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग के 88.5% नागरिकों को प्रथम डोज एवं 25% नागरिकों को द्वितीय डोज, 45 से अधिक आयु ये आंकड़े तो मैं गूगल पे भी मिल जाते हैं। पवन जी रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। पवन जी रुक जाइए, पवन जी प्लीज रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हमें नहीं बात करनी है इस बारे में कि अभी तक क्या हुआ। अभी आप मुझे फिलहाल, पवन जी प्लीज, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, प्लीज रुक जाइए और मेरी बात सुन लीजिए आप, कि अगर ये आंकड़े जो है मुझे नहीं जाने, क्योंकि ये आंकड़ा मैं बहुत टाइम से सुनती चली आ रही हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी लंबे समय से चल रहा है। बात यहाँ पर अब आगे आने वाले समय की हम कर रहे हैं, जो अब चल रहा है, क्योंकि 29 लाख श्रद्धालु अभी चारधाम यात्रा में आ चुके हैं। कांवड़ जो यात्रा के जो श्रद्धालु है तो पहुंच ही रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अभी जैसे कि यहाँ पर अशंक जी कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को बुखार है तो वो खुद को चेक करे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी ईमानदारी तो मिलेगी नहीं। फिर आप इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सामने वाले ने दोनों डोज लगवा रखी है या नहीं, या किसी को फीवर है या नहीं? अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, तो देखिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं इस चीज को लेकर ना पवन जी। आपको बताएं, आपके प्रश्न में आधा उत्तर छुपा हुआ है। आपने अभी बोला है कि हमेशा हर बीमारी पर आस्था भारी पड़ी है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों को हम जो है दृष्टिगत रखते हुए इस पर कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर जगह वैक्सीनेशन अभी भी चल रही है, तीसरी डोज चल रही है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल वर्करों के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि तीसरी डोज आप अमुक जगह लगाइए। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हो, चाहे वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लगातार उन पर कहा जा रहा है कि आप तीसरी डोज लगवाइए। आप जो है भीड़ भाड़ में मत जाइए, आपका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आप घर पे आराम करिए। ये लगातार उनको कहा भी जा रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों के माध्यम से हम सबको मिलकर सजग रहना है, और हम अगर सजग रहेंगे तो इस पर हम बड़ी तेजी से इस पर काबू भी पा सकते हैं। और जहां तक सवाल है, देखिए उत्तराखंड में क्या पूरे विश्व में अभी इस पर गिरावट आई है, वो बहुत ज्यादा गिरावट आई है, और ये एक वैक्सीनेशन का ही एक कमाल है कि इस पर जो है ये गिरावट आई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें इसमें जितनी भी जागरूकता हमें लानी है, हम सब मिलकर उस जागरूकता को आगे बढ़ाएं। और हाँ, हम दोषारोपण करने से पहले ये जरूर सोचें कि हम वास्तव में जनता के लिए कितना कार्य हम कर रहे हैं, जनता को हम कितना समझा पा रहे हैं। सारी चीज आप अगर सरकार पे छोड़ेंगे, आप कहेंगे साहब सरकार तो जो है भीड़ को कम नहीं कर रही है। अभी मेरे बड़े भाई थपलियाल जी कह रहे थे कि साहब इन्होंने तो जो है बीमारियों को इस पर पूरा ढंढोरा पीट रखा है। अरे आप एक बात बताइए, अगर हम ढंढोरा ना पीटे तो भारी, अगर हम ये कहें कि साहब मास्क लगाएं, आप कहेंगे साहब ये तो बार बार कह रहे हैं मास्क लगाएं, मैं परेशान कर दिया। हम कह रहे हैं 2 गज की दूरी रखें, आप कह रहे हैं साहब परेशान कर दिया, बार बार कह रहे हैं 2 गज की दूरी रखें। तो आखिरकार हम किस रास्ते पर काम करें, आप ही बता दीजिए। पवन जी बहुत मजबूर है सरकार, मेरी बात सुनिए। देखिए जागरूकता इसमें बहुत जरूरी है, और जहां तक सरकार का काम है, जहां हमारे पास एक ऑक्सीजन प्लांट हुआ करता था, आज 26 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट है। ठीक बात है। पवन जी रुकिए, मैं थपलियाल जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगी आपके पास। शिशपाल जी इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एक मिनट सुन लेते पीसी थपलियाल जी को। थपलियाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? अशंक जी को चूंकि आपने यहाँ पर सुन लिया है। जी, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बार बार ये नहीं बोल रहा। देखो सर्दी जुकाम है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके अब इंटर करिए। आपको जितने डायलिसिस वाले, किडनी वाले, कैंसर के पेशेंट, आप जाइए जरा हॉस्पिटल में, कैंसर के पेशेंट की भीड़ लगी हुई है, मगर बच्चे ये सबको क्लियर है। देखो अगर एक डॉक्टर कुछ बोल रहा है तोते की तरह, तो ये नहीं समझिए कि अन्य डॉक्टर भी वही तोते की तरह बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आज सब जानते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपका बाल बांका नहीं कर सकती कोरोना।
होम आइसोलेशन जो मान्य केजरीवाल ने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रिशिएट किया। मैं कोरोना के टाइम पे मैंने हॉस्पिटलों में जाके देखा, इतना भयानक डरावना बना दिया था कि डॉक्टर जाता ही नहीं था। लोग, मेरे पड़ोसी प्यासा मर गया वेदांता में, वहां पे पानी, बेटा सुबह पानी रख गया 10 बजे और 4 बजे तक उस बंदे को पानी नहीं पहुंचा। किस तरह से डॉक्टरों ने, वो जो स्वीपर थे जो आधा पौवा पी के घूमते हैं सफेद ड्रेस पहन के, वो गए दवाइयां देने के लिए। हमें मालूम है कि अगर जिसको शुगर है उसको अलर्ट रहना चाहिए। डॉक्टरों ने यहां तक भी कहा कि जो मास्क हम हिंदुस्तानी पहन रहे हैं वो मास्क पहन के सड़ जाता है, उसकी उसमें इतने जर्म्स पैदा हो जाते हैं। हम बेचारे ऐसे तो है नहीं कि प्रतिदिन हम बहु हफ्ता महीना पर वही मास्क चल रहा है और यहाँ डॉक्टर बोल रहा है मास्क लगा के चलो। मैं कभी मास्क नहीं लगाया। मैं कहने का मतलब यह है कि आज जिस तरह से जी बहुत गलत बात है ये, तो अगर आप मास्क नहीं लगाते बहुत गलत बात है ये। नहीं, कभी नहीं। मास्क इसका मतलब तो ये होगा कि आप हम कहें, सरकार कहे कि मास्क मत लगाइए। अरे पूरे विश्व में नहीं लगा रहे, हम यहाँ इंग्लैंड पहुंच गए, कहीं मास्क लगाने के लिए नहीं बोल रहे। भारत देश पे विजय पहुंची है भाई जी। मैं कह रहा हूँ लंदन में एयरपोर्ट में थपलियाल जी, लेकिन हमें लंदन से क्या मतलब है? आप मुझे ये भी तो बताइए, इंडिया में केस आ रहे हैं, लंदन में नहीं आ रहे हैं। ये चीजें मेरी समझ में नहीं आता कि थपलियाल जी तो ये, अरे मैडम जरा बात सुनिए, अपने सब्जी मंडी में जाइए, कितने लगा रहे हैं? आपका इंडिकेटर मास्क लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे कितने लगा रहे हैं? डॉक्टर ने काम नहीं किया, स्वीपर ने काम किया है। कहने वाली अरे पवन जी थपलियाल जी देखिए, नहीं लगा रहे, मुझे भी पता है कि नहीं लगा रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं, आई नो दैट। लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं लगाना बहुत अच्छी बात तो है नहीं कि हम मास्क नहीं लगाकर घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। अगर हमें पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आदमी को मास्क लगाना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डिलीवरी थपलियाल जी अब मुझे ये बताइए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हर एक बीमारी के बारे में तो बात नहीं कर सकते ना, चर्चा नहीं करी जा सकती। अब कोरोना महामारी थी इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। अब रायपुर में क्या फूके जा रहे हैं कोरोना वाले? रायपुर में इन्होंने एक अलग स्थान बनाया था देहरादून में कि रायपुर में फूकेंगे। क्या पहाड़ों में कोई अलग बना हुआ है कोरोना वालों के लिए? अब क्यों नहीं है? जब से केजरीवाल ने होम आइसोलेशन का फंडा दिया, केजरीवाल ने होम आइसोलेशन का क्रोनोमीटर रखो, मतलब ये ठीक है थपलियाल जी, शीशपाल जी ठीक है, थपलियाल जी रुक जाइए, शीशपाल जी गंभीर बीमारी नहीं है। यशी जी देखिए, जहां तक मैं बात कर रहा था कि जो अभी भाजपा के प्रवक्ता लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, दूसरे प्रवक्ताओं को बोलने भी नहीं देते, इनको पूरी बात सुननी चाहिए। सरकार ने उत्तराखंड के अंदर आप जो इन्होंने कोविड टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा था 100% का, वो दिसंबर 2021 का था। जो आज तक मैंने कहा फर्स्ट वैक्सीनेशन का भी पेंडिंग है, सेकंड वैक्सीनेशन का पेंडिंग है, और थर्ड बूस्टर डोज का तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से कमर्शियलाइज कर उसको भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बनाया। आप थपलियाल जी की बात को भी समझने की कोशिश करें। ये सीधी भ्रष्टाचार जो इसमें कोविड के नाम पे इन्होंने बढ़ावा दिया, पवन जी वक्त की बहुत कमी है, ये कोविड के मामले को ये हैंडल नहीं कर पाए। देखिए कुंभ के बाद पूरा दूसरे दौर का जो पवन जी 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए। पवन जी जल्दी से पूरा करिए अपनी बात। कारणों से नहीं बोल पा रहे हैं, तो भाजपा जो इवेंट और राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है लोगों की जान को जोखिम में डाल दी है। और अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, फिर इनके प्रवक्ता कुछ नहीं किया आपने, आप लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए इवेंट आपके कहने से कुछ नहीं होगा, तमाम क्यों नहीं होगा? चलिए शीशपाल जी, हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है ना वो पूरी तरीके से सजग रहे, सतर्क रहे, और कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी, अगर मास्क लगाना जरूरी है तो हम इसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा चल रही है, साथ ही साथ जो अन्य और भी यात्राएं चल रही है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर काम करे, जैसे कि पवन जी बता रहे हैं कि वो उस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। देवभूमि में जिस तरीके से अब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता का सबब बनता जा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के